हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं और फिर हमें पता लगता है कि हमने कुछ अपनी इनकम को जो है सही ढंग से रिपोर्ट नहीं किया, या किसी चीज को हम रिपोर्ट करना भूल गए, या फिर हमने किसी एक पॉइंट को हमने गलत रिपोर्ट कर दिया है। इन किसी भी केस के अंदर हमें आईटीआर रिवाइज करना पड़ सकता है। उसके अलावा और भी केसेस होते हैं जब हमें आईटीआर को रिवाइज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाए तो उस नोटिस के जवाब में आपको जो आईटीआर रिवाइज करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं केस बताता हूँ, एक बार क्या हुआ एक क्लाइंट का कि उसने अपनी आईटीआर फाइल किया, बट उसने जो है टीडीएस क्लेम नहीं किया था। टीडीएस के स्पेसिफिक इनकम भी नहीं शो की थी और क्लेम भी नहीं किया था। तो उसको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया कि आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ था किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, आपने उस इनकम को रिपोर्ट नहीं किया और टीडीएस क्लेम भी नहीं किया। ऐसी एक और नोटिस आया था, उसमें क्या हुआ था, उस पर्सन की जो है बिजनेस इनकम थी और उसने अपनी इनकम को प्रोफेशनल इनकम में डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, दो अलग अलग होते हैं, बिजनेस इनकम अलग डिक्लेयर करना होता है, प्रोफेशनल इनकम अलग डिक्लेयर करना होता है। उसने बिजनेस इनकम को प्रोफेशनल इनकम में डिक्लेयर कर दिया था और उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ था। ऐसे में भी उसको एरर आ गया था कि आपने जो अपनी इनकम को गलत जगह शो किया, आपको सही हेड में शो करना है। और भी इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न के भी केसेस होते हैं, जिसमें केसेस के अंदर में आपके पास क्या आएगा, एक नोटिस आएगा कि आपको रिटर्न रिवाइज करना है और आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो रिटर्न को। तो रिटर्न रिवाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे नॉर्मल आईटीआर फाइल होते है वैसे ये भी फाइल होता है, बस थोड़ी सी इसके अंदर स्टार्टिंग में इनिशियल चीजें चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। अब जैसे आप देखोगे तो आपको आ जाना अपने पोर्टल के ऊपर में लॉगिन, तो आपको अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे एज इट इज आपको सब सेम सेलेक्ट करना है जैसे हम नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं। ईयर में हमारा करंट ईयर आएगा, मोड में हमारा ऑनलाइन मोड आएगा, ऑफलाइन मोड भी फाइल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग देखने को मिलेगी। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर में क्लिक करना, इंडिविजुअल के ऊपर में क्लिक करना है, फिर हमें आईटीआर चूज करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप अपने आईटीआर के फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो, ये भी अलाउड रहता है। जैसे कि आपने पहले आईटीआर 1 फाइल किया था, आप आईटीआर 2 भी फाइल कर सकते हो, अलाउड है। और सेम आईटीआर को भी रिवाइज कर सकते हो, वो भी चल जाता है, उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि भाई आईटीआर 1 कैसे रिवाइज किया जाता है। तो इसको हम सिंपल रखने हैं, आपको बस नीचे प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है और देन लेट स्टार्ट के ऊपर में क्लिक करना है। अब जब हम आईटीआर को रिवाइज कर रहे होता है ना, उस टाइम पे अगेन देखो ये सब चीजें आपसे पूछेगा, कंटिन्यू कर लेना क्योंकि ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कई बार। कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लेना। और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो है, सेकेंडरी एड्रेस अब जो है आपसे मैंडेटरी हो गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपसे सेकेंडरी एड्रेस का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे एडिट पे क्लिक करके डिटेल्स को फिल कर देना। ठीक है, वो वहां पे कर देना, वरना आपके पास जो एरर शो करेगा। एक बार आपने सेकेंडरी एड्रेस को फिल कर दिया, उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ पे आपको समझना है कि नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में क्या डिपेंड करता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे आईटीआर 1 के अंदर में ज्यादातर सैलरी की इनकम को रिपोर्ट करते हैं, बट अदर सोर्स की भी इनकम होती है। तो अगर आपकी प्राइवेट जॉब है ना, तो आपको यहाँ पे अदर के ऊपर में क्लिक करना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब है। अगर आपकी पेंशन से इनकम आ रही है तो आपको नीचे वाले ऑप्शंस को चूज करना है, वरना आपको अदर इनकम के ऊपर चूज करना। हाँ, अगर किसी बंदे की सैलरी की इनकम ही नहीं आती है तो फिर वो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर में चूज करेगा। ठीक है, अदर पे क्लिक नहीं करेगा, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेगा। अभी मैं अदर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, नॉर्मली जो हम आईटीआर फाइल करते हैं ना, वो 39(1) के अंदर फाइल करते हैं, विच इज रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। बट अभी जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है हमारा रिवाइज रिटर्न के ऊपर में। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि नॉर्मल आईटीआर 139(1) में जाती है, बट रिवाइज रिटर्न 139(5) में जाता है। उसके बाद आपसे देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी हम आईटीआर को अपने नोटिस के बेसिस की भी हम रिवाइज करते हैं, कि हमें नोटिस है, हम रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है कि फाइल इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आपके ऊपर में कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है। पहला आ रहा है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) टू बी रेक्टिफाइड डिफेक्ट। आपकी अगर डिफेक्टिव रिटर्न है, आपको नोटिस आएगा 139(9) का, इसके ऊपर में क्लिक करके रिटर्न को सही करना है। अगर आपको नोटिस आया है 142 का, तो आपको ये वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है और 148 में ये सिलेक्ट करना है। बस यहाँ देखो नंबर सी मेंशन है, 153C का है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम इसको नो पे क्लिक कर देते हैं और रिवाइज रिटर्न के ऊपर हम रहने देते हैं कि हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने नोटिस के ऊपर में क्लिक किया ना, तो आपको यहाँ पे नोटिस का रिसिप्ट नंबर डालना होगा कि भाई कौन सा आपका नोटिस का रिसिप्ट नंबर था। और अच्छा नहीं, ये देखो अभी रिवाइज रिटर्न का ये पूछ रहा है कि रिवाइज रिटर्न के केसेस में आपको रिसिप्ट नंबर डालना है। अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, 1 मिनट, नोटिस वाला, तो आप यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे बस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस जाते हैं।
जब आप यहाँ रिवाइज रिटर्न के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपसे यहाँ पे पूछेगा भाई रिसिप्ट नंबर क्या था और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न क्या था। यानी जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एक रिसिप्ट जनरेट होती है, उस रिसिप्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होता है, और किस डेट को आपने आईटीआर फाइल किया था ना, वो फाइलिंग डेट भी आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। ये दो चीजें एंटर करने के बाद ही प्रोसेस होगा। अभी देखो क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे, अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसके ऊपर में क्लिक करके इसको थोड़ा सा छेड़ दिया, इस वजह से नहीं आया, वरना ये ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से ना बैक करके इसको रिवाइंड करके भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखोगे बस मैंने बैक जाके वापस से इस पेज के ऊपर आया हूँ, तो यहाँ देखो अपने आप ही रिसिप्ट और डेट ये अपने आप ही आ गया, यहाँ पे मैंने इसको फिल नहीं किया, ऑटोमेटिकली ही आता है ये। ठीक है, अब नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। देखो अभी आईटीआर 1 के केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास बिजनेस इनकम तो नहीं है, तो आपके पास ना हर आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ऑप्शन देगा कि आपको न्यू स्कीम में रहना है या ओल्ड में जाना है, न्यू में रहना है ओल्ड में जाना है, ये आपको हर बार ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट है, अगर आप नो सेलेक्ट करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो, अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करो, इस चीज का ध्यान रखना, जो कि अगेन हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर 7 प्रोवाइजर, इसमें ऑटोमेटिकली नो है क्योंकि हमने टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव में आपको नो सेलेक्ट करना है, और बैंक डिटेल के अंदर में कम से कम एक बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी अगर आपका एक कम से कम एक बैंक वैलिडेट है ना, तभी आप अपने मतलब रिफंड को क्लेम कर पाओगे, वरना आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा। तो कम से कम एक बैंक, वैसे तो आईटीआर फाइल नहीं होगा, वैलिडेटेड होना चाहिए, और नॉमिनेटेड फॉर रिटर्न के ऊपर भी क्लिक होना चाहिए। कई बार वैलिडेटेड होता है बट नॉमिनेटेड फॉर रिटर्न पे क्लिक नहीं होता, तो भी क्या होता है कि रिफंड नहीं आता। तो इस केस में भाई वैलिडेटेड भी होना चाहिए और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड के ऊपर भी क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आती है, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अगेन अगेन आपको रिवाइज करना है। रिवीजन के टाइम पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कि जो आपने पिछली बार आईटीआर फाइल किया था वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, वो डिटेल्स अपने आप ही पॉपअप, इसके अंदर एडिट पहले से ही रहेगा, आपको बस उसको ठीक करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप इसको चाहे तो डिलीट करके वापस से भी उसको आप एंटर कर सकते हो, उस डाटा को। ठीक है, दोबारा भी कर सकते हो, उसको सेम सेम को आप एडिट भी कर सकते हो, दोनों ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने पहले जो है इसको डिलीट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे अभी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर में क्लिक करना होगा। अब अपनी जो है आपको देखो अब यहाँ से जो है ना, सब कुछ आपके लिए सेम ही रहने वाला है, मतलब जैसे हम नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं, अपनी सैलरी की इनकम हम लोग पुट करते हैं, सेम टू सेम आपको पुट करना है, बट ध्यान से पुट करना। ऑलरेडी हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमें इसको फिर से रिवाइज करना पड़े। ठीक है, एक बार आपने सैलरी की इनकम पुट कर दी तो अगेन आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे आपको पुट करने का ऑप्शन मिलेगा, और नीचे हमारे पास अदर सोर्स की इनकम भी पुट करने का हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इन इनकम को यहाँ पे फिल करने के बाद अगेन कुछ हमारे पास एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं, एग्जाम्प्ट इनकम भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, और एलटीसीजी में हमें पता है कि भाई 112A की इनकम्स को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, बट अब तो 1,25,000 की प्रॉफिट को हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब करने के बाद बस आपको कंफर्म के ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम वाली कॉलम फिल हो चुका है। डिडक्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। आप देखो डिडक्शंस वगैरह में यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको मतलब ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम है, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में वैसे हमें कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ एक दो डिडक्शंस है, बट दैट इज नॉट वेरी मच यूजफुल। यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, टैक्स पेड के ऊपर में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपको ध्यान से समझना है कि कई तरीके के टैक्स पेड होते हैं, जैसे कि एक होता है कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो भी आपके टैक्स पेड में शो होता है। यहाँ पे देखोगे टीडीएस डिडक्ट ऑन सैलरी और टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी, तो आपको जो भी टीडीएस डिडक्ट हो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ ना, तो वो आपको इस कॉलम में शो होता है, बट हम एडवांस टैक्स भी जमा करवाते हैं। हाँ जी, एडवांस टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, कोई किसी पर्सन जिसकी इनकम जो है, जिसकी इनकम के ऊपर में टैक्स उसको लग रहा है कि 10,000 से ज्यादा का बनेगा, तो उसको एडवांस में टैक्स जमा करवाना मैंडेटरी होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर में हमें एडवांस टैक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर एडवांस टैक्स आप जमा ना कराओ ना, तो आपको जो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, बट साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत रहती है हमेशा, इसलिए एडवांस टैक्स जमा करवाना चाहिए टाइम से। ओके, उसके बाद बस वेरीफाई टैक्स लेवलिटी के ऊपर आपको क्लिक करना, और यहाँ पे अपनी लेवलिटी को वेरीफाई करना है बस, कि भाई कितनी आपकी टैक्स लेवलिटी बन रही है, क्या आपका रिफंड बन रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सही ढंग से बस वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आगे फाइनली हमने सारे टेबल शेड्यूल को फिल कर लिया। इसके बाद बस आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर में क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है अपना नाम, अपना फादर नेम, और आपको प्लेस जहां से आप जो है रिटर्न को फाइल कर रहे हो वो एंटर करना होता है। और वेरिफिकेशन करने के आपके पास 2-3 अलग अलग तरीके मिलते हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका है कि अगर आप अपने आधार कार्ड के ओटीपी के जरिए वैलिडेट करो,
फटाफट आपकी रिटर्न वैलिडेट हो जाएगी। और रिवाइज रिटर्न के अंदर में बस आपको देखो सेम ही रहता है, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा प्रोसेस सेम ही रहता है, बस इसमें एक वो पॉइंट में होता है कि आपके पुराने वाले जो रिटर्न फाइल है ना उसका रिसिप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसकी डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और बाकी वो सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है ना रिटर्न को रिवाइज करने से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, बस आपको कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे और आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।